अभिमान सिंह, तुम्हारी खुद की लव स्टोरी तो मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन इन दोनों की लव स्टोरी के तुम विलेन जरूर बन गए। कुछ घंटे के सफर के बाद अभिमान, महिमा और रोहन दिल्ली पहुंच गए थे। अभिमान रोहन और महिमा को लेकर सीधा उसके चाचा चाची के घर जाता है। महिमा की चाची रोहन के हाथ चूमते हुए कहती हैं, मेरे बच्चे, अब कभी मुझसे दूर मत जाना। तुम्हारे बिना हम दोनों जी नहीं पाएंगे। रोहन भी उनके गले लग जाता है। उन लोगों का प्यार देखकर अभिमान की भी आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने आप से कहता है, दादी माँ, एक हंसता मुस्कुराता परिवार सिर्फ आपकी वजह से आंसुओं के समंदर में डूब गया। बेशक आपने मेरी खुशियों के लिए ये सब किया है, लेकिन फिर भी महिमा की खुशियों को छीनने के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। सूरज प्रताप अभिमान सिंह के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, बेटा, मैं आपका एहसान कभी जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। चाचा जी, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, इसलिए प्लीज आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि तभी रोहन अपने चाचा के फोन से श्रेयांश को कॉल लगा देता है। वो पहले रिंग पर तो फोन नहीं उठाता है, लेकिन जब रोहन बार बार उसे वीडियो कॉल करता है तो वो फोन रिसीव कर लेता है। फोन पर श्रेयांश को देखकर रोहन गुस्से से कहता है, श्रेयांश जीजू, आप अभी इसी वक्त दिल्ली आ जाइए। 4 महीने बाद श्रेयांश रोहन के मुंह से जब अपने लिए जीजू शब्द सुनता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी रोहन कहता है, जीजू, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपने मेरी दीदी से शादी क्यों नहीं की। आप तो मेरी दीदी से प्यार करते थे और मुझसे वादा भी किया था कि आप हमेशा मेरी दीदी को खुश रखेंगे। फिर आपने मेरी दीदी का हाथ क्यों छोड़ दिया? मुझे जवाब दीजिए। रोहन, नहीं जीजू, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप बस अभी इसी वक्त दिल्ली आ जाइए, वरना मैं आपसे मिलने के लिए बेंगलोर आ जाऊंगा। महिमा जैसे ही रोहन को देखती है कि वो वीडियो कॉल पर श्रेयान से बात कर रहा है, तो वो भागकर रोहन के हाथ से फोन ले लेती है और रोहन पर गुस्सा करते हुए कहती है, रोहन, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे जीजू अभिमान सिंह हैं, श्रेयांश नहीं। मैंने अभिमान से शादी की है, श्रेयांश से नहीं। लेकिन फिर भी इतनी छोटी सी बात तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रही है? दीदी, मैं भी तो यही पूछना चाहता हूँ कि आपने इस इंसान के लिए श्रेयांश जीजू को क्यों छोड़ दिया? खबरदार, अगर आप तुमने श्रेयांश को जीजू कहा, अगर जीजू कहना है तो अभिमान को बोलो। महिमा को लग रहा था कि फोन कट गया है, लेकिन श्रेयांश अभी भी वीडियो कॉल पर था। महिमा रोहन को डांटते हुए कहती है, आज के बाद तुम कभी श्रेयांश को फोन नहीं करोगे। इतना कहते हुए वो जैसे ही फोन टेबल पर रखने चलती है तो देखती है कि श्रेयांश अभी भी वीडियो कॉल पर है। 4 महीने बाद श्रेयांश को वीडियो कॉल पर देखकर महिमा उदास हो गई थी। उसके आंसू निकलने ही वाले थे, लेकिन उसने बड़ी कठोरता से अपने आंसुओं को निकलने से रोक दिया और श्रेयांश से गुस्से में बोली, सॉरी, आज के बाद रोहन तुम्हें कभी कॉल नहीं करेगा। महिमा की मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र को देखकर वो बहुत बेचैन हो गया था। उसने धीरे से फोन कट कर दिया और नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोला, महिमा, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल वैसी जैसे मैंने 4 महीने पहले इमेजिन किया था कि जब मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा तो तुम कैसी लगोगी। और फिर तभी उसे रोहन की बात याद आती है कि आपने मेरी दीदी से शादी क्यों नहीं की। वो अपने मन में कहता है, रोहन ने ऐसा क्यों कहा कि आपने मेरी दीदी से शादी नहीं की। वो बहुत देर तक इस बारे में सोचता रहता है और फिर कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे जो लग रहा है वो सही नहीं है। बात कुछ और थी और बताया मुझे कुछ और गया है। उधर अभिमान चेयर पर बैठा चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। उसने तो ये भी देख लिया था
कि वीडियो कॉल पर श्रेयांश को देखकर महिमा का चेहरा उदास हो गया है, लेकिन फिर भी ना तो वो महिमा से कुछ कहता है और ना ही रोहन से। हालांकि रोहन का श्रेयांश के प्रति प्यार देखकर उसे अपने मन में थोड़ी जलन सी महसूस हो रही थी। वो रोहन से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था और ये उम्मीद भी लगाए था कि जिस तरह से रोहन महिमा से प्यार करता है, वैसे ही वो अभिमान को भी प्यार करेगा। लेकिन रोहन ने तो एक बार भी अभिमान की तरफ नजर उठाकर देखा तक नहीं था। अभिमान के फोन पर कॉल आ जाती है, इसलिए वो महिमा को उसके चाची के घर पर ही छोड़कर ऑफिस चला जाता है। वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अपने आप से कह रहा था, महिमा, बेशक मैंने तुम्हें पूरी तरह से पा लिया है, लेकिन तुम्हें पाने के बाद भी तुम मेरी नहीं हो। ना तो तुम्हारी फैमिली मुझे अपना समझती है और ना तुम। रोहन सही कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में विलेन बनकर आया हूँ। थोड़ी देर बाद वो ऑफिस पहुंच जाता है, जहां वो काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाता है कि वो सारी बातों को भूल जाता है। उधर रोहन के बार बार पूछने पर महिमा रोहन को उसकी शादी की सारी सच्चाई बता देती है। रोहन को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो दांत पीसते हुए कहता है, दीदी, इस जबरदस्ती के रिश्ते में आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस रिश्ते को तोड़ दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए श्रेयांश जीजू से शादी कर लीजिए। महिमा उदास होती हुई कहती है, रोहन, पहले तो तुम श्रेयांश को अब जीजू कहना बंद करो, क्योंकि श्रेयांश को जीजू कहकर तुम अभिमान की इंसल्ट कर रहे हो। दीदी, मैं उनसे नफरत करता हूँ। सिर्फ उनकी दादी की वजह से मैं पूरे 4 महीने आप लोगों से अलग रहा और आप इस जबरदस्ती के रिश्ते में बंध गई। जानती हूँ, रोहन, सिर्फ दादी की वजह से हम सब की जिंदगी उलझ गई, पर यकीन मानो, इसमें अभिमान की कोई गलती नहीं है। वो उतना ही दर्द में जी रहा है जितने दर्द में हम सब जी रहे हैं। महिमा के चाचा चाची भी रोहन को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, वो एक बहुत नेक दिल और सुलझा हुआ लड़का है। चाचा, वो होंगे एक बहुत अच्छे दिल वाले इंसान, लेकिन मेरी नजरों में वो भी गुनहगार हैं, क्योंकि जब मेरी दीदी ने उन्हें बता दिया था कि वो किसी और से प्यार करती हैं और अब शादी करने जा रही हैं, तो फिर उन्होंने अपनी दादी से अपने दिल की बात क्यों कही। अगर वो अपने दिल की बात दादी से नहीं कहते, तो कल्याणी सिंह इतने गलत कदम कभी नहीं उठाती। रोहन, अब गलती किसकी है, किसकी नहीं, ये सारी बातें छोड़ो और जाओ, जाकर सो जाओ। मैं अभी चौहान हाउस जा रही हूँ। दीदी, आपको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन, मेरे भाई, ठंडे दिमाग से काम लो। तभी उसके चाचा भी कहते हैं, रोहन, शादी के रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते कि चंद बातों से टूट जाएं। उधर अभिमान घर आ चुका था, लेकिन उसने डिनर नहीं किया था। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ वो डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठा तो था, लेकिन उसने डिनर नहीं किया था। उसे महिमा की याद आ रही थी, क्योंकि हर रात वो महिमा के साथ ही डिनर करता था। वो डाइनिंग टेबल की उस चेयर को देख रहा था, जहां हमेशा महिमा बैठकर डिनर करती थी। एक पल के लिए वो ख्यालों में खो गया और उसे ऐसा लगा कि मानो चेयर पर बैठी महिमा उससे कह रही है कि आज के बाद अकेले डिनर करना सीख लो, क्योंकि अब मैं कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तुम्हारी दादी ने जो कुछ भी मेरे साथ किया है, वो मैं ना कभी भूल सकती हूँ और ना भूलने की कोशिश करूंगी। वैसे भी मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, इसलिए बिना प्यार के मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूं। यही बात सोचकर वो बिना डिनर किए ही कमरे में आ जाता है। रात के 10 बज गए थे और उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि अब महिमा नहीं आएगी। वो अपने आप से कहता है, अभिमान, बिना मतलब क्यों उसका वेट कर रहे हो, जबकि सच्चाई तुम्हें पता है कि अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। वो अलमारी से महिमा की शादी वाली चुनरी निकालता है और जिस साइड महिमा लेटती थी, उस साइड वो चुनरी को बिछा देता है
और कहता है, अब तो हर रात मैं तुम्हारी चुन्नी को यूं ही बेड पर बिछा दिया करूंगा और इमेजिन करूंगा कि तुम मेरे पास बेड पर लेटी हो। और फिर वो लास्ट में थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी यादें हद से ज्यादा ना मुझे सताएं और ये दिल तुम्हारी कमी महसूस ना करे, इसलिए मुझे कुछ तो करना होगा। वो चुन्नी पर हाथ रख लेता है और फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। रात के 10:30 बज रहे थे जब महिमा चौहान हाउस पहुंची थी। डाइनिंग टेबल पर खाना अभी भी लगा हुआ था और खाने को देखकर ऐसा लग रहा था कि अभिमान ने खाना नहीं खाया है। वो एक प्लेट में खाना सर्व करती है और खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे में आ जाती है। वो जैसे ही लाइट ऑन करती है तो ब्लेबा अपनी शादी की चुनरी को बिछा हुआ देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। अभिमान अभी सोया ही नहीं था, इसलिए जैसे ही लाइट चलती है तो वो आंखें खोलता है और सामने महिमा को देखकर वो अपनी नजरें फेर लेता है। महिमा खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहती है, आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? बिजी था। और डिनर क्यों नहीं किया? भूख नहीं लगी थी, क्योंकि ऑफिस में बहुत खा लिया था। पर आप तो बाहर का खाते ही नहीं। हाँ, आज खा लिया था। महिमा अपनी चुनरी बेड से हटाते हुए कहती है, इस चुनरी को यहाँ क्यों रखा है? मुझे नहीं पता, ये पहले से यहाँ रखी थी। क्या हुआ? बहुत शांत हो और मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? नहीं, वो बहुत थक गया हूँ, इसलिए नींद आ रही है। इतना कहते हुए वो चादर ओढ़कर लेट जाता है। महिमा मुस्कुराते हुए चादर हटा देती है और कहती है, पहले खाना खा लो फिर सो जाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो? दिल में दर्द हो रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। महिमा मुस्कुराते हुए एक बाइट जबरदस्ती उसके मुंह में खिलाते हुए कहती है, मुझे पता है कि आपको भूख लगी है, इसलिए ज्यादा बातें मत बनाओ और जल्दी से खाना फिनिश करो। इतना कहते हुए वो वॉशरूम चली जाती है और अभिमान अपने आप से कहता है, महिमा, इस जबरदस्ती के रिश्ते में खुश नहीं हो। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए पत्नी के क्या फर्ज होते हैं, बस तुम वो निभा रही हो। प्यार तो आज भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए नहीं है। मेरी दादी की वजह से ऑलरेडी पहले ही तुम्हारी खुशियां तुमसे छिन गई हैं। पर जो खुशियां उन्होंने तुमसे छीनी हैं, अब वो सारी खुशियां मैं तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। वो जल्दी से खाना फिनिश करता है और फिर चादर ओढ़कर सोने की एक्टिंग करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब महिमा वॉशरूम से आती है, तो अभिमान को सोते हुए देखकर वो अपने मन में कहती है, अभिमान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो, क्योंकि तुम मन ही मन खुद को कोस रहे हो। वो अभिमान को फिर डिस्टर्ब नहीं करती और खुद भी जाकर सो जाती है। दिन धीरे धीरे यूं ही बीत रहे थे। कल्याणी सिंह ने उस दिन के बाद अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था। बाहर वो जब भी निकलती तो किसी ना किसी काम से महिमा से कुछ भी कहने की अब उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अभिमान ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि आज के बाद वो कभी महिमा से कोई बात नहीं करेंगी। महिमा के मन में तो उनके लिए अथाह नफरत थी, पर वो अपना बहू का धर्म बखूबी निभा रही थी। सुबह शाम ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर और उनकी दवाइयों का वो बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन उनसे कोई बात नहीं करती थी। धीरे धीरे एक हफ्ता हो गया था और अभिमान महिमा के पास नहीं आया था। महिमा भी ये सोचकर अभिमान के पास नहीं गई थी कि शायद इतना सब कुछ होने के बाद उसे नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगे। उधर अभिमान को लग रहा था कि महिमा उसके पास आना ही नहीं चाहती, इसीलिए दूर दूर रहती है। और फिर एक दिन वो ऑफिस से वापस आता है। उस समय महिमा किचन में थी। वो रूम में आकर महिमा के कुछ कपड़े पैक करता है और जब महिमा कमरे में आती है तो महिमा से कहता है, सुबह 8 बजे रेडी हो जाना, हम लोग कहीं जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ? वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है।
अभिमान, प्लीज बताओ ना, कैसा सरप्राइज? ऐसा जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम्हारा सरप्राइज है तो जरूर बहुत खूबसूरत होगा। अगली सुबह 8 बजे से पहले ही वो रेडी हो गई थी। उसने एक बहुत ही खूबसूरत मैरून कलर की साड़ी पहनी थी। हाथों में भरी भरी साड़ी से मैचिंग की चूड़ियां, मांग में सिंदूर, देखने पर नई नवेली दुल्हन जैसी वो दिख रही थी। अभिमान जब उसे देखता है तो पलक झपकाना ही भूल जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आ जाता है। तो वो महिमा के पास आता है और कहता है, महिमा, आज तो तुम बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई हो। हाँ अभिमान, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं ये साड़ी पहनूं, इसलिए इस मैचिंग की मैंने ज्वेलरी और चूड़ियां भी पहन ली। पर आपको मुझे इस रूप में देखकर क्या अच्छा नहीं लगा? अभिमान उसके हाथों से चूड़ियां निकालते हुए बोला, तुम्हें इस रूप में वहां नहीं जाना चाहिए। अभिमान, तुम मुझे ऐसी कौन सी जगह ले चल रहे हो जहां मुझे इस रूप में नहीं जाना चाहिए? जब वहां पहुंचोगी तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसलिए जाओ, जाकर चेंज कर लो और कोई भी दूसरी ड्रेस पहन लो। बस देखने से ऐसा लगे कि तुम मैरिड नहीं हो। ये सिंदूर और मंगलसूत्र भी उतार देना। महिमा गुस्सा करते हुए कहती है, अभिमान, ये कैसी बातें कर रहे हो? सिंदूर लगाने के बाद हटाया नहीं जाता, ये अपशगुन माना जाता है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अभिमान अपने मन में कहता है, सगुन अपशगुन सिर्फ मन के वहम है। सिंदूर और मंगलसूत्र तभी अच्छा लगता है जब मन में प्यार होता है। वो कहती है, आपको ऐसे ले चलना है तो ले चलिए, मैं कुछ भी उतारने वाली नहीं हूँ। इतना कहते हुए वो उसके हाथों से चूड़ियां ले लेती है और एक बार फिर उन सारी चूड़ियों को पहन लेती है। अभिमान अपने मन में कहता है, महिमा, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी इंसानियत है जो मुझे हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। उधर महिमा उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, अब ज्यादा सोचिए मत और मुझे वहां ले चलिए जहां आप मुझे ले जाना चाहते हैं। महिमा अभिमान का हाथ पकड़े उसे कमरे से बाहर ले आती है और अभिमान एक बार पीछे मुड़कर अपना पूरा कमरा देखता है और मन में कहता है, आज के बाद महिमा कभी इस कमरे में नहीं आएगी। थोड़ी ही देर में महिमा और अभिमान की फ्लाइट बैंगलोर के लिए टेक ऑफ हो गई थी और महिमा फ्लाइट में बैठी अभिमान से पूछ रही थी कि हम बैंगलोर क्यों जा रहे हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। महिमा ने कसकर अभिमान का हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोली, अभिमान, मेरा हाथ छोड़ना मत, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अभिमान उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, महिमा, बस थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा। महिमा को उसकी बात बहुत अजीब लगती है। वो कहती है, अभिमान, काफी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और है। कोई तो बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। महिमा, अब मेरे पास छुपाने को क्या है? सब कुछ तो तुम जानती हो। कुछ घंटे के सफर के बाद महिमा अभिमान की फ्लाइट बैंगलोर एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी। बैंगलोर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही महिमा को श्रेयांश की याद आ जाती है। वो एक बार फिर अभिमान से कहती है कि सच सच बताओ, मुझे आप बैंगलोर क्यों लेकर आए? एक बहुत बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए और एक मीटिंग भी है, बस इसीलिए बैंगलोर आया हूँ। मीटिंग का सुनकर महिमा को यकीन हो जाता है और वो अपने मन में कहती है, अच्छा, इसीलिए अभिमान मुझसे कह रहे थे कि मैं नई नवेली दुल्हन बनकर ना चलूं कि ऑफिशियल मीटिंग थी और ऑफिशियल मीटिंग में ट्रेडिशनल कपड़े अच्छे नहीं लगते। करीब 1 घंटे के बाद अभिमान और महिमा एक सोसाइटी के गेट पर थे। अभिमान महिमा को लेकर 1005 फ्लैट की तरफ बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वो जैसे ही दरवाजे को नॉक करता है तो श्रेयांश दरवाजा खोलता है और महिमा श्रेयांश को अपने सामने देखकर
हैरान रह जाती है। वो नज़र उठाकर अभिमान को देखती है, तो उसे समझने में एक पल की भी देरी नहीं लगती कि आखिर अभिमान ने उसे ऐसा क्यों कहा था कि वो ये मंगलसूत्र और सिंदूर हटा दे। वो अपने कदम पीछे करते हुए कहती है, अभिमान, आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? अभिमान उसका हाथ पकड़कर रूम के अंदर ले जाता है और कहता है, महिमा, सब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे श्रेयांश से कुछ बात करनी है। महिमा चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है और अभिमान श्रेयांश के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, श्रेयांश, फोन पर तो मैंने तुमसे माफी मांग ली थी, लेकिन अभी भी मेरा गिल्ट कम नहीं हुआ है। इसलिए एक बार फिर तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ और चाहता हूँ कि जो कुछ मेरी दादी ने किया है, उसकी सजा खुद को मत दो। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। सिर्फ मेरी वजह से तुम दोनों की हंसती मुस्कुराती दुनिया आंसुओं में डूब गई, और अब जब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि महिमा एक ऐसे रिश्ते में बंद कर रहे जो रिश्ता उसके लिए मायने रखता ही नहीं, और जिस रिश्ते में उसे सिर्फ आंसुओं के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहते हुए वो अपनी बैग से कुछ पेपर्स निकालता है और महिमा को देते हुए कहता है, महिमा, जो रिश्ता मेरी दादी ने तुमसे छीना था, आज मैं तुम्हें डिवोर्स देकर उस रिश्ते को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी जिंदगी के वो खूबसूरत 4 महीने छीन लिए हैं, लेकिन अब पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें श्रेयांश को सौंप रहा हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। मैंने इन डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है और तुम भी साइन कर देना। आज से तुम मेरी तरफ से पूरी तरह से आजाद हो। इतना कहते हुए वो श्रेयांश को गले लगाते हुए कहता है, भाई मेरे, माफ कर देना। वो एक आखिरी बार महिमा को देखता है, महिमा जो चुपचाप खड़ी थी। अभिमान महिमा को चुपचाप खड़ा देखकर अपने मन में कहता है, महिमा, दर्द तो दिल में बहुत हो रहा है, पर तुम्हें छोड़कर जाना तो पड़ेगा। वो वहां से चला जाता है। 5 घंटे बाद उसकी वापस दिल्ली की फ्लाइट थी। उससे पहले उसकी एक मीटिंग भी थी। वो मीटिंग खत्म करके एयरपोर्ट के वेटिंग एरिया में बैठा था और उस बात को सोच रहा था जब उसने श्रेयांश से बात करने के लिए फोन किया था। श्रेयांश को अपना नाम बताते हुए वो कहता है, श्रेयांश, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। श्रेयांश कहता है, मुझे सारी सच्चाई पता है, इसलिए तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अभिमान ये सुनकर चौंक गया था। वो उदास मन से कहता है, श्रेयांश, तुमने तुम्हें सच्चाई किसने बताई? उस दिन रोहन से बात करने के बाद मुझे शक हो गया था कि कहीं ना कहीं कोई तो ऐसी बात है जो महिमा मुझसे छुपा रही है। बस इसीलिए मैं दिल्ली आया और रोहन से मिला। रोहन मुझे सारी सच्चाई बताई तो सच कहता हूँ कि मुझे बहुत गुस्सा आया था। मन तो कर रहा था कि तुम्हारी दादी के खिलाफ कंप्लेन करूं और तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूं, लेकिन फिर चाचा ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छे हो और महिमा से बहुत प्यार भी करते हो, और इन सब में तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जिस समय कल्याणी सिंह ने ये सब किया था, उस समय तुम लंदन में थे। अगर तुम इंडिया में होते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो किया है वो सब कल्याणी सिंह ने किया है, और अब सारी सच्चाई अभिमान को पता है। बस यही बात सोचकर मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया, और कल्याणी सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लेना भी मुझे ठीक नहीं लगा। क्यों ठीक नहीं लगा? उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। कोशिश क्या, वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर चुकी हैं। तुम्हें उनके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए था। मानता हूँ कि उन्होंने थोड़ा नहीं बहुत गलत किया है, और उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूँगा। पर कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया क्योंकि अब तुम्हारा घर महिमा का घर है, वही उसकी सारी खुशियाँ हैं, तो मैं उसी घर को कैसे बर्बाद कर सकता था? और ऐसी सूरत में जब तुम महिमा का बहुत ध्यान रखते हो
और उसे प्यार भी करते हो, तो भला मैं उस घर को कैसे बर्बाद करता? और फिर मैंने इसे नसीब का खेल समझा और ये कहकर अपने दिल में तसल्ली कर ली कि महिमा तुम्हारी किस्मत में ही नहीं थी। अगर होती तो 1 साल पहले ही वो मेरी उससे शादी हो गई होती। तब अभिमान उसे बताता है कि महिमा उसके साथ खुश नहीं है। उसने बेशक दादी के प्रेशर में आकर मेरे करीब आ गई थी, लेकिन उसने आज तक मुझे सच्चे मन से नहीं अपनाया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अगर सब कुछ जानने के बाद उसे अपनाना चाहते हो, तो तुम उससे शादी कर सकते हो। मैं उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ। श्रेयांश कहता है, इस बात के लिए महिमा कभी नहीं मानेगी, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। श्रेयांश, मेरी वजह से महिमा की आंखों से बहुत आंसू बहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सब कुछ भूलकर उसे सच्चे मन से अपना लो और उसे वही खुशियाँ दो जिन खुशियों का तुमने उससे वादा किया था। अभिमान, मैं उसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ। मेरी मोहब्बत वो मोहब्बत नहीं थी जो तन से होती है, बल्कि मेरी मोहब्बत तो रूह की मोहब्बत थी। मेरे लिए ये बात मायने नहीं रखती कि वो 4 महीने तक तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी बनकर रही है। तो ठीक है, श्रेयांश, अगर तुम सब कुछ जानने के बाद भी उसे अपनाना चाहते हो, तो मैं उसे डिवोर्स दे दूँगा। और फिर उसने डिवोर्स पेपर रेडी करवाए, जिन पर साइन भी कर दिया था और महिमा से ये कहकर उसे बैंगलोर ले आया था कि वो एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने जा रहा है। उसकी फ्लाइट का समय हो गया था, इसलिए वो महिमा को श्रेयांश के हवाले करके फ्लाइट की तरफ जा रहा था। मन के किसी कोने में इस बात का सुकून था कि उसने महिमा को उसके प्यार से मिला दिया, लेकिन दिल था जो महिमा की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो फ्लाइट में आकर बैठ गया था और आंखें बंद करके महिमा की बातें याद करने लगता है। यादों का सफर इतना लंबा था कि उसकी फ्लाइट दिल्ली पहुंचने वाली थी और उसे पता ही ना चला। थोड़ी देर में वो चौहान हाउस पहुंच गया था, जहां कल्याणी सिंह गार्डन में उदास बैठी थी। उसे अपनी दादी को देखकर बहुत तरस आता है। वो अपने मन में कहता है, एक समय था जब दादी के चेहरे पर आन बान शान रहती थी, पर आज उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो ये वो कल्याणी सिंह नहीं है जिनकी आवाज सुनकर घर के नौकर थर थर कांपने लगते थे। वो अपनी दादी के पास जाता है और उनके कदमों में बैठ जाता है। उसकी दादी की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि काफी टाइम के बाद अभिमान उनके पास आया था। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहती हैं, यहाँ क्या करने आए हो? जाओ ना यहाँ से। अभिमान मुस्कुराते हुए कहता है, रो क्यों रही हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसीलिए आपने बर्बाद की थी और मैं आबाद करके आ रहा हूँ। क्या दादी, जो प्यार मेरा था ही नहीं, उस प्यार को अपने पास जबरदस्ती कैसे रख सकता था? इसलिए मैंने महिमा को डिवोर्स दे दिया और हमेशा हमेशा के लिए उसे श्रेयांश के हाथों में सौंप दिया। क्या? हाँ दादी, यही सही था। अब आप प्लीज कुछ ऐसा वैसा मत करना, क्योंकि अगर इस बार आपने महिमा और श्रेयांश को जुदा करने की कोशिश की, तो मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा। लेकिन महिमा तो यहाँ। नहीं दादी, अब लेकिन वेकिन का कोई मतलब नहीं है। महिमा सिर्फ श्रेयांश की है और श्रेयांश की ही रहेगी। अभिमान, मेरी बात सुनो। महिमा तो अभी वो अपनी दादी के मुंह पर एक उंगली रखते हुए कहता है, दादी, दो दिलों को जुदा करना सबसे बड़ा पाप होता है और आपसे ये पाप हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने घमंड को छोड़कर मेरी वही प्यारी दादी बन जाएं, जो बचपन में मुझे ये सिखाती थी कि मुझे कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कल्याणी सिंह गुस्से से उसे देखते हुए बोली, अपने ही सुनाए जा रहे हो, एक बार मेरी बात सुनोगे? वो उठते हुए बोला, नहीं दादी माँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगे और मुझे समझाएंगे कि मैं ऐसा ना करूँ।
इसलिए आज के बाद मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा और अब मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है और कल्याणी सिंह अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहती है, अगर तुझे मेरी बात नहीं सुननी है तो मत सुनो। अंदर जाकर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहती थी। अभिमान बहुत उदास मन से घर के अंदर आता है। वो किचन की तरफ देखता है तो किचन में कुकर की सीटियां बज रही थीं। दो नौकर खाना बना रहे थे। अभिमान के आते ही एक नौकर भागते हुए अभिमान के हाथों से उसका बैग ले लेता है। वो डाइनिंग टेबल की तरफ देखता है तो टेबल पर उसके मनपसंद फूल रखे हुए थे। अभिमान जैसे ही अपने कमरे की तरफ जाने लगता है कि तभी उसके कानों में आवाज आती है, सुनीता, क्या कर रही हो? अभी तक डिनर रेडी नहीं हुआ। तुम लोगों से एक काम समय पर नहीं होता। हटो, खुद ही बना लूंगी। अभिमान ने चौंक कर पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो घर के चारों तरफ देखता है तो सिर्फ नौकरों के अलावा कोई भी नहीं था। उसे लगता है कि शायद वो महिमा के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, इसलिए उसे नौकरों की आवाज भी महिमा की तरह लग रही है। वो जैसे ही दो चार सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है कि तभी उसे फिर एक आवाज सुनाई देती है, रेनू, दादी माँ को खाने से पहले वाली दवाई खिला दो। बस 10 मिनट में मैं डिनर डाइनिंग टेबल पर लगवा रही हूँ। अभिमान भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आता है और फिर इधर उधर देखते हुए नौकरों से कहता है, ये महिमा की आवाज है। नौकर कुछ कहते इससे पहले ही वो किचन की तरफ बढ़ने लगा था। वो जैसे ही किचन में पहुंचता है तो वहां पर कोई नहीं था। किचन में महिमा को ना देखकर वो अपने मन में कहता है, अभिमान, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि महिमा इस समय श्रेयांश के पास है। तुम खुद ही तो उसे श्रेयांश के पास लेकर बेंगलोर गए हो और अब घर में तुम्हें महिमा की आवाज सुनाई दे रही है। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, वरना पूरा स्टाफ यही समझेगा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। और फिर उसके बाद वो चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ बेड पर पहले से ही उसके पहनने वाले कपड़े रखे थे। वो कपड़े चेंज करके जैसे ही बेड पर बैठने जाता है कि तभी एक नौकर आता है और कहता है, साहब, नीचे चलिए, मेम साहब ने आपको डिनर के लिए बुलाया है। अभिमान का डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो अपने आप से कहता है, अगर मैं डिनर करने नहीं जाऊंगा तो दादी माँ को यही लगेगा कि महिमा के जाने से मैं उदास हूँ। यही बात सोचकर वो डिनर करने के लिए नीचे आ जाता है। दादी माँ डाइनिंग टेबल पर बैठी थीं और खाने की एक से बढ़कर एक अभिमान की पसंद की सारी डिशें वहाँ सजी थीं। कुछ नौकर डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द खाना सर्व करने के लिए खड़े थे। अभिमान नौकरों को चुपचाप खड़ा देखकर गुस्सा करते हुए कहता है, यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? चलो जल्दी से डिनर सर्व करो। नौकर डिनर सर्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी पीछे से आवाज आती है, आप लोग यहाँ से जाइए, डिनर आज मैं सर्व करूंगी। इतना कहते हुए वो पायलों की छन छन करती हुई अभिमान के बगल में आकर बैठ गई और बिना अभिमान की तरफ देखे वो उसकी प्लेट में खाना सर्व करने लगती है। अभिमान उसे देखता है, चौंकते हुए कहता है, महिमा, तुम यहाँ? महिमा उसकी प्लेट में रसगुल्ले का एक पीस रखते हुए कहती है, खाने के बाद इसे जरूर खाना, क्योंकि मीठा खाने से जबान कड़वी नहीं होती। इतना कहते हुए वो कल्याणी सिंह की प्लेट में कुछ खाना सर्व करते हुए कहती है, आप केवल यही खाएंगी क्योंकि इन सब्जियों में बहुत ज्यादा ऑयल है जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं। इतना कहते हुए वो अपने लिए भी एक प्लेट खाना निकालती है और ठीक अभिमान के बगल वाली चेयर पर बैठ जाती है। कल्याणी सिंह मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए कह रही थी, भगवान जी, मेरे किए की सजा मेरे पोते को मत देना। मैं आपकी हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तभी महिमा को कुछ याद आता है तो वो किचन में चली जाती है। तभी अभिमान दादी से कहता है,
कि ये कब आई? दादी धीरे से कहती है, यही तो बाहर बता रही थी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तभी महिमा आ गई थी और खाना खाने लगी थी। अभिमान बहुत धीरे धीरे खाना खा रहा था और बार बार महिमा को देख रहा था। महिमा टेबल के नीचे से ही उसके पैरों में कुश्ती कर रही थी और चुपचाप डिनर करने में लगी थी। महिमा जैसे ही अपना पैर उसके पैरों से टकराती, तो अभिमान उसकी तरफ देखने लगता। कुछ मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा और फिर जैसे ही कल्याणी सिंह अपना डिनर फिनिश करके वहां से चली गई, तो अभिमान महिमा का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें जेल भिजवाने के लिए। क्या? हाँ, तुम्हें जेल तो मैं भिजवा कर रहूंगी। महिमा, देखो, मैं जानता हूँ कि मेरी दादी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर मैंने अपनी गलती सुधार ली है। तुम श्रेयांश के साथ एक हैप्पी लाइफ जियो, इसलिए मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स कब दिया? अभी सुबह 11 बजे। पेपर मुझे दे दो, उन्हें मैं कल अपने वकील को दे दूंगा। महिमा अभिमान का हाथ पकड़ते हुए उसे किचन में ले जाती है और डिवोर्स पेपर के जले हुए टुकड़ों को दिखाते हुए कहती है, लो, ये डिवोर्स पेपर रखे हैं, इन्हें ले जाकर कोर्ट में दे दो। महिमा, ये तुमने क्या किया? वही जो तुम कर नहीं पाए। इतना कहते हुए वो अभिमान के कॉलर को कसकर पकड़ लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स देने की? शादी की रस्में क्या मजाक होती है? सिंदूर, मंगलसूत्र और तुम्हारे साथ बिताई वो रातें, क्या ये सब तुम्हारे लिए मजाक था? बहुत से लोगों का अपना अतीत होता है और वो अपने अतीत को इतनी जल्दी नहीं भूल पाते। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम अपनी प्रेजेंट को भूल जाएं। मानती हूँ कि श्रेयांश मेरी पहली मोहब्बत थी और मैं उससे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन ये जो सिंदूर आपने मेरी मांग में सजाया था, वो सिर्फ देखने में लाल नहीं था, उसकी लाली, उसकी चमक इतनी गहरी होती है कि सिंदूर के आगे श्रेयांश की मोहब्बत का रंग फीका पड़ गया। मैं नहीं जानती कब, कैसे, कहाँ उसकी मोहब्बत मेरे दिल से हमेशा हमेशा के लिए मिट गई। पर हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि अब इस दिल के मालिक सिर्फ आप हो। फिर आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप मुझसे बिना पूछे, बिना मेरी राय लिए आप मुझे उस शख्स के पास ले गए, उसके पास मुझे छोड़कर भी आ गए, जो अब मेरी लाइफ का कोई हिस्सा ही नहीं है। महिमा, कॉलर छोड़ दो, बहुत कसकर तुमने पकड़ा है। नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि तुम्हारे शब्दों ने मुझे ऐसे ही हर्ट किया था। अभी तुम इमोशनल होकर ऐसा डिसीजन ले रही हो, इसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। महिमा और भी कसकर उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, अभी भी आप सीधी लाइन पर नहीं आए हो, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम। वो इतना ही बोल पाया था कि महिमा उसके होठों पर झुक जाती है और बहुत गहरा स्पर्श करने लगती है। अभिमान अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, माही, बस इसी प्यार के लिए मैं तरस रहा था और आज मुझे तुम्हारा वो प्यार मिल गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और यकीन मानिए, आने वाला एपिसोड भी आप लोगों को बहुत खूबसूरत और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। सो प्लीज़ दोस्तों, सुमी लव स्टोरीज के साथ कनेक्ट रहें और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और कहानी के प्रति एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट देकर मुझे जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं इस कहानी